हाँ तो भाई आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा मतलब समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मतलब है, कैसे करके क्या जेनेसिस है इसकी। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बेटा डिस्कशन करते हैं। ज्योमेट्री मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिगर्स के ऊपर जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं, डिफरेंट शेप्स के बारे में जहां पर डिस्कशन करता है उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ज्योमेट्री बोलते हैं। जैसे मैं एक लाइन का डिस्कशन करूं या फिर किसी ट्राइंगल का डिस्कशन करूं, स्क्वायर बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है, कोई भी एक फिगर ले लूं और उसकी शेप और साइज की बात करूं तो ऐसी ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ज्योमेट्री बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, शेप एंड साइज की बात कर रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ज्योमेट्री बोलते हैं। कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब हुआ बेटा, ठीक है, कि अब हम क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली देख पाए कि वो स्पेस में कहां है। ठीक है, एक ऐसी ब्रांच, मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जहां पर हम लोग किसी भी शेप या फिर ऑब्जेक्ट की क्या करें, पोजीशन को फिक्स करने लगे, तो उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ये हमारे स्ट्रेट लाइन, ट्राइंगल और स्क्वायर, सर्कल, ये सब पहले भी बन रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, लेकिन क्या क्या दो मैथमेटिशियन थे, एक का नाम था जियोमेट्रिस्ट और एक का नाम था अलजेब्रे, आई फॉरगेट द नेम, मैं बताता हूं आपको नेम क्या था उनका। तो दो मैथमेटिशियन थे, एक का नाम था जियोमेट्रिस्ट और दूसरे का नाम था अलजेब्राइटिस। ठीक है, तो इन दोनों मैथमेटिशियन ने क्या काम किया, जो ज्योमेट्रिस्ट थे इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने ये बेसिकली पूरा का पूरा शेप के ऊपर इन्होंने क्या कर रखी थी, स्टडी कर रखी थी। अलजेब्राइटिस ने किसके ऊपर स्टडी कर रही थी, मतलब उन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत बताया। ठीक है, लेकिन एक मजेदार बात आ गई। मजेदार बात क्या पता चली कि जब इन दोनों ही चीजों को मिक्स कर दिया गया, क्या मिक्स किया गया, इन शेप्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या किया गया बेटा, फिक्स किया गया, तो एक बड़ी गजब। जैसे मान लो कि मैंने क्या काम किया है, यहां पर कोई भी एक ट्रायंगल बना दिया रैंडम, तो पहले मैं क्या बताता, इस ट्रायंगल की लेंथ मान लो ये थी 5 और ये थी 4 और ये थी, अगर मान लेता हूं 3 थी एक पल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, सॉरी, इसको मैं 5 मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, 3 मान लेता हूं। तो आप क्या करोगे, अलग अलग एंगल बताओगे कि नहीं बताओगे भैया? अगर ये वाला हमारा 90 डिग्री तो 53 डिग्री हो गए, 37 डिग्री हो गए, इतना ही बता पा रहे थे कि नहीं बता पा रहे थे? सिर्फ और सिर्फ इसमें मैं क्या बता पाता कि इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड 4 है, ये वाली साइड 3 है, इसके एंगल ज्यादा से ज्यादा बता सकता था, इसके अलावा तो कुछ बता नहीं सकता था। लेकिन अगर मैं क्या कहूं कि अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता पाओ कि इस पॉइंट के स्पेस में कोऑर्डिनेट जो है 1,2 है और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 1/2, 1 है, और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ जो है 1/6 है, ऐसे करके अगर मैं क्या कर पाऊं बेटा, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बता पाऊं, ठीक है, तो अब हम ये सारी की सारी साइड लेंथ तो बता ही सकते हैं, इसके साथ साथ हर एक साइड की इक्वेशन भी बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। और अगर हम हर एक साइड की इक्वेशन भी बता ले गए, मतलब ट्रायंगल को हमने क्या कर लिया, मैथमेटिकली डिफाइन कर लिया, और अगर आपने मैथमेटिकली किसी चीज को डिफाइन कर लिया तो उसके बारे में आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल दो। इसमें तो आपके पास बहुत फिक्स नॉलेज थी, अब इस नॉलेज के बाद अगर आप ट्रायंगल को घुमा दो, इसको उठा करके कहीं और प्लेस कर दें, इसका साइज बढ़ा दिया, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन हम इसके साथ कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल दो। तो ऐसे करके क्या हुआ, ज्योमेट्री बेसिकली शेप्स के ऊपर डिस्कस की जाती थी, ठीक है, और कोऑर्डिनेट का मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर बाद में लाया गया। जब दोनों का मिक्सचर किया गया तो एक बहुत ही गजब की चीज, तुम खुद ही सोचो ना कि तुम कुछ फिगर्स को स्टडी कर रहे हो और साथ साथ में उनकी इक्वेशन लिखते चल रहे हो। ठीक है, कितनी कितनी मजेदार बात है कि तुम क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट है इस दुनिया में, ठीक है, और उसको देख करके उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह पता करके तुम क्या लिख सकते हो, उसकी इक्वेशन वगैरह आप लिख सकते हो। तुम खुद ही सोचो, तुम किसी शेप की इक्वेशन तब तक नहीं लिख पाओगे जब तक आपको उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह के बारे में आइडिया ना हो भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कोऑर्डिनेट्स के साथ ज्योमेट्री का मिक्सचर किया गया तो एक गजब की चीज निकल के आई जिसको क्या बोला गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आप किसी भी फिगर, किसी भी शेप, साइज को क्या कर सकते हो, इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो 2D के हो चाहे 3D के। ठीक है, बेशक हमारी मैथमेटिक्स उतने लेवल की डेवलप हुई,
चाहिए, ठीक है। हाँ तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कई लोग जो है उसके बाद जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया तो इसका एप्लीकेशन वगैरह आप लोग देख ही रहे हो। ये तो मैंने एक बहुत सिंपल एप्लीकेशन, जितनी भी तुम्हारी मैपिंग होती है हर जगह पर कहां पर यूज किया जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया जाता है। जैसे सबसे बड़े एग्जांपल आपको मैं बता दूं, इस अर्थ के ऊपर सारी की सारी लोकेशन हमने क्या कर ली, मैथमेटिक्स के हेल्प से लोकेट कर ली कि नहीं लोकेट कर ली। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जिसको बोलते हो, हमने क्या कर दिया, पूरी अर्थ को बहुत ही स्मार्टली कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदल दिया। कोई दिक्कत वाली बात। अब मुझे किसी भी पोजीशन की वो चाहिए होता तो मैं क्या काम करता हूँ, उसका अगर मुझे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है तो उस एग्जैक्टली पोजीशन पर मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ अपने जीपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग। हेलीकॉप्टर पर बैठो भाई, वहां पर पहुंच जाओ। ऐसे अर्थ के हमने सारे के सारे पॉइंट्स को पता कर लिया कि नहीं पता कर लिया, ठीक है। अगर आज से तुम 100-200 साल पहले किसी से बोलते कि पूरी की पूरी अर्थ का मेरे पास मैप है तो वो हंसता तुम्हारे ऊपर। आज देखो हमने क्या कर दिया, सब कुछ कवर अप कर लिया कि नहीं कवर अप कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके जो है इसका इवोल्यूशन हुआ। अब बहुत ज्यादा अपना टाइम इसमें नहीं यार देंगे, ठीक है। अपने को जेई का सिलेबस पढ़ना है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट क्या होता है, ठीक है, और ठीक है इसकी पोजीशन को कैसे फिक्स करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट हम लोग क्या मानते हैं बेटा, मैथमेटिक्स में पॉइंट एक ऐसी चीज मानी गई है, ठीक है, जिसको बेसिकली क्या करते हैं, किसी एक पार्टिकुलर पोजीशन को डिनोट करने के लिए इसका यूज करते हैं। बेसिकली पॉइंट की ना तो कोई साइज होता है, मतलब पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं। अगर तुम मुझसे इससे पूछोगे कि लेंथ कितना होता है, ब्रेथ कितना होता है, हाइट कितनी होती, सारी चीजें इसकी क्या होती है बेटा, 0 के बराबर होती है। बेसिकली एक हमने क्या कर लिया, एक आइडियल चीज ले ली, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या काम करेंगे, किसी भी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तुमको भी पता, मैं कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट बना दूं उसका कुछ ना कुछ बेटा साइज, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तो होगी ना भाई, होगी कि नहीं होगी। लेकिन पॉइंट को हमने बस क्या किया, एक assumption किया अपने मैथमेटिक्स में, ठीक है, कि एक ऐसी चीज है जिसका ना तो कोई साइज है, ना तो कोई लेंथ है और ना ही कोई डायमेंशन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बेसिकली कुछ लोग बोलते हैं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस को मैं 0 कर दूं तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लेते हैं कि मुझे किसी इस वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन फिक्स करनी थी, ठीक है। क्या हुआ, कोई इश्यू, मान लेते कि मुझे ये वाली पोजीशन फिक्स करनी थी स्पेस में, कोई दिक्कत वाली बात। तो अब इस वाली स्पेस को फिक्स करने के लिए बताओ भाई मैं क्या काम करूंगा, रुद्र बताओ। जैसे मान लो कि मैंने तुमको ये वाली पोजीशन एक पल के लिए दिखा दी, ठीक है, यहां पर ये वाली पोजीशन दिख रही है ना भाई सबको, ये वाली पोजीशन मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। मैंने कहा कि इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और थोड़ी देर बाद मैंने क्या काम किया, इस वाली पोजीशन को रफ कर दिया। अब मैंने बोला कि एग्जैक्टली मुझे वही वाला पॉइंट प्लॉट करके बताओ, तो कैसे प्लॉट करोगे बताओ, याद है क्या तुम्हें? थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि तुम्हें कोई कोहिनूर का हीरा मिल गया, ठीक है, और तुम किसी ग्राउंड में गए, ठीक है, तुमने क्या देखा भैया, इधर जो है वो कोई पुतला लगा हुआ है और इधर कोई दीवार है, और जो है तुमने क्या किया, हाँ भाई इसी के बीच में जो है आप काट रहा हूं, ठीक है, और कोहिनूर का हीरा है। अच्छा, वहां पर क्या होती, बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स भी रहती है, तो तुम बहुत ज्यादा खोद वोद भी नहीं सकते हो। पार्क में तुमने डब्लू वाला देखा था ना, डब्लू धमाल, भाई इससे कोई सिस्टम इतना बड़ा डब्लू भी नहीं था, तुमने जो है इसे जल्दी जल्दी मारे वहीं पे जो है गाड़ दिया। अब तुम जो 10 साल की तुम्हें जेल हो गई, बाद में 10 साल बाद तुम निकले हो और तुम कोहिनूर हीरा ढूंढ रहे हो अपना, तो बताओ कहां पर ढूंढोगे? क्या एग्जैक्टली तुम्हें वही सारी चीजें याद रहेंगी, हैं? ठीक है, तो अगर रुद्र थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स जानता है तो रुद्र क्या काम करेगा भाई, ठीक है। जैसे मान लो उसने यहां पर जो है किसी चीज को वो किया, ठीक है, तो क्या काम करेगा, इस पॉइंट की जो भी नोन लोकेशन थी, ठीक है, वहां से क्या काम करेगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहां से 2 लाइनें ऐसे परपेंडिकुलर खींचेगा, इस पॉइंट की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को नाप लेगा, मान लेता हूं कितनी डिस्टेंस आ गई, x1 आ गई, और इस पॉइंट की क्या काम करेगा, एक दूसरे पॉइंट से क्या करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को नाप लेगा, y1 को नाप लेगा। नाप लिया कि नहीं नाप लिया, दोनों ही उससे क्या कर लिया, इसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाप ली, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापने के बाद क्या हो गया, अब देखो इसकी पोजीशन फिक्स हो गई इस पॉइंट की, ठीक है। अब क्या काम करेगा, रुद्र को ढूंढना है तो क्या काम करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी।
पहले वो y1 डिस्टेंस चल लेगा, फिर x1 डिस्टेंस चल लेगा, अपने पॉइंट पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। या फिर पहले वो x1 डिस्टेंस चल लेगा और फिर क्या करेगा, y1 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तब भी वो वहां पर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। अरे बोल दो यार, ठीक है। तो ऐसे ही करके क्या किया गया, किसी भी पोजीशन की लोकेशन को फिक्स किया गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। इस पूरे के पूरे प्लेन को जो मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर मुझे इस पॉइंट की पोजीशन को फिक्स करना तो मैं क्या नाम दे दूंगा, x1, y1 नाम दे दूंगा, ठीक है। तो आपको यहां पर पता चल गया कि x कोऑर्डिनेट कुछ और नहीं होता बेटा, किसी पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और जो हमारा किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है बेटा, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इतनी चीज पता चल गई कि नहीं पता चल गई? अरे बोल दो यार, ठीक है। अब अगली चीज देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट है बेटा हमारा, कोई x1, y1 है पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक पॉइंट मिल गया मुझे x2, y2 पॉइंट मिल गया है, और इन दोनों ही पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया है। और इन दोनों ही पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितनी है बेटा, d के बराबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x1, y1 और x2, y2 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कैसे पता करोगे? आप लोग को पता है, 10th वगैरह में पढ़ रखा है ना आप लोगों ने, ठीक है। बट फिर भी फटाक से चलो जल्दी से देख लेते हैं चीजों को। मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा। ड्राइंग देख रहे हो कितनी तगड़ी है? तो आपको पता है ये कुछ और नहीं, x1, y1 क्या है, ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, x1 डिस्टेंस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे जरा बोल दो यार। और ये हमारी कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी, y1 डिस्टेंस हो जाएगी। ये पॉइंट कुछ और नहीं है, हमारी अल्टीमेटली कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी, x2 डिस्टेंस हो जाएगी। और अल्टीमेटली y2 डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये वाली हमारी y2 डिस्टेंस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखो ये x1 है और ये x2 है, तो बताइए x2 माइनस x1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये पूरी y2 है और यहां तक y1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। अब आपको पता है कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख देंगे, d का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोल दे यार, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपली से कितना आ गया, ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ ये चीज हजम हुआ कि नहीं हुआ? कोई दुख तकलीफ? इतनी चीज कॉपी पे नोट कर डालो फटाक से, चलो। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करो भाई। ये वाला रब कर दूं, ये वाला पोर्शन रब कर दूं? ठीक है, चलो इसको रब कर देते हैं। एक क्वेश्चन जरा करो, करके दिखाओ। एक सर्कल है, इस सर्कल में एक पॉइंट है 5, -1,
-1,5 ये दूसरा पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट है 6,6, ठीक है। और यहां पर ओ क्या है बेटा, इस वाले ट्रायंगल का सरकमसेंटर है, ठीक है। सरकमसेंटर समझ रहे हो ना। अगर मैं क्या करूं, किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करते हुए एक सर्कल बना दूं, तो उस सर्कल का जो सेंटर कहलाएगा वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा सरकमसेंटर कहलाता है, ठीक है। तो इस सरकमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स जरा बताओ क्या होगा। अभी मैं इसका एक आसान तरीका भी बताऊंगा, ठीक है, बट अभी तक जो कुछ भी तुमने पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको सरकमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताने कि क्या हो। टाइम नहीं है भाई, जल्दी जल्दी स्पीड में। इसको नोट कर लिया ना, तेज तेज हाथ चलाना है, ठीक है। इसको नोट करने में इतना टाइम लग रहा है। पीएनसी कहां तक किया भाई, O1 O2 हुआ, ठीक है। अभी डिस्कशन करता हूं, चलो पल्लवी चलो बताओ इसमें क्या चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कैसे करोगे। अगर ये सर्कल का सेंटर है, स्कूल में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई, ठीक है। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो मान लेते मुझे इसके पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने कि नहीं निकालने। मैं मान लेता हूं इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, क्या है, x, y है, मुझे x, y की वैल्यू निकालनी है। चूंकि ये सर्कल का सेंटर है कि नहीं, बोल दे बे, सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर होगी, इस पॉइंट की यहां से भी डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी, इस पॉइंट की यहां से भी डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो x और y में चाहो तो आप दो इक्वेशन बहुत आराम से बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। सबसे पहले क्या पता कर लो, ये पॉइंट A था, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो पहले तो OA इक्वल्स टू तुम क्या पुट कर सकते हो, OB पुट कर दो, तो यहां से XY में एक इक्वेशन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। चूंकि हमारे अननोन दो है कि नहीं है, एक अननोन है x, एक अननोन है y, तो मुझे अल्टीमेटली दो इक्वेशन चाहिए होंगी कि नहीं चाहिए होंगी। तो एक बार OA इक्वल्स टू OB कर दो, और एक बार क्या कर दो, OA इक्वल्स टू OC कर दो, तुम्हारे यहां से, या फिर तुम किन्हीं भी दो को पकड़ लो, ठीक है। हाँ, और इनको कंपेयर कर दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलो चलो भाई सॉल्व करो इसको। O इक्वल टू OB कर सकते हो, O इक्वल टू OC कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो OB इक्वल टू OC भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी दो इक्वेशंस यूज कर लो। बना भाई, O इक्वल टू OB में क्या बना, निकल के आया। और धीरे धीरे करो कैलकुलेशन। सबके सब जो है बस OA इक्वल टू OB नहीं निकाल पाए हो। इधर देखो OA क्या, यहां से देखो क्या निकालता हूं, देखो x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करूंगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो OA और OB की डिस्टेंस निकालता हूं तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करता हूं फटाक से, देखो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 2y, यहां पर मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, ठीक है। और ये मिलेगा y स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10y। ये मिला कि नहीं मिला, x स्क्वायर से x स्क्वायर खल्लास, y स्क्वायर से y स्क्वायर खल्लास, ठीक है। अब x वाला देखता हूं, यहां पर कितना बेटा है, 25x थोड़ी ना होगा, 25 बचेगा ना सिर्फ, ठीक है। और कहीं तो कोई मसला नहीं हुआ। हाँ, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, ठीक है। तो एक बार पहले इसको डील कर लेते हैं, ठीक है। माइनस का 10x से उधर से आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा, माइनस का
12x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 25 ये देखो कांस्टेंट टर्म 25 से 25 गया और 1 से 1 गया है ना, 25 से 25 गया और 1 से 1 गया, तो यहां पर बचा कितना देखो, ये माइनस का 12x हो गया और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12y हो जाएगा। माइनस का 12 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू वाई मिल गया कि नहीं मिल गया, लो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दूसरी इक्वेशन में x इक्वल टू वाई पुट कर दूंगा, मेरा अपना आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैं OB इक्वल टू OC ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, क्या हुआ भाई, देख भाई अब ये बताना पड़ गया ना तो सोच लो फिर हालत खराब हो जाएगी तुम लोग। अबे ये नहीं समझ में आया है, अब क्या काम करता हूं, OB इक्वल टू OC ले लेता हूं या फिर कोई भी OA इक्वल टू OC ले लो। मैं OB इक्वल टू OC लेकर के सॉल्व करता हूं तो देखो क्या हो जाएगा भाई, हमारा ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, चला देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10y, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12y, ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर को खल्लासी कर देते हैं यार, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को हटा देते हैं। अब जहां जहां x बना है वहां वाई पुट कर सकता हूं नहीं पुट कर सकता हूं, तो जरा देखो ये 2x लिखा हुआ है माइनस का 10x लिखा हुआ है, तो 2x में से 10x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 8x बचेगा, ठीक है। और ये 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 26 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, उधर देख लेते हैं कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 12 है और फिर माइनस का 12 है, माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 24x हो जाएगा और ये 36 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर ले आता हूं तो 16 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो कितना बचा 16x और इसमें 26 माइनस करो जरा 72 में से, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, यहां पर 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भाई 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया 46/16। इसको सॉल्व करो जरा कितना आ जाएगा 23/8, तो x की वैल्यू 23/8 आ गई, तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 23/8। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना क्या हो गया x, y के कोऑर्डिनेट, अरे बोलो भाई 23/8, 23/8, ये हमारा क्या आ गया, ठीक है, इस सर्कल का सरकम सेंटर आ गया। नहीं समझ में आया, क्या हो गया था, पॉज हो गया था क्या, ठीक है। ये हजम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला था, पूछ मत लेना कैसे करके क्या हुआ है। इक्वेशन नोट करने के चक्कर में मत पढ़ना, इसको नोट करो, इसको नोट करो, घर पे सॉल्व करना। ठीक है, चला अगली हेडिंग डालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पॉलीगन। इसके बाद अगली हेडिंग डालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पॉलीगन कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस के ऊपर ऐसे करके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, और कैलकुलेशन तो बहुत, ये तो बाएं हाथ का खेल है ना भाई, ठीक है। इसको रफ करता हूं, क्या वो कोई दिक्कत इसमें सारी, क्या इसको भी ऐसे समझना, ठीक है। मैं अभी सरकम सेंटर क्या होता है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें मैं अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अभी बस बेसिक एक आइडिया देना था कि ऐसे करके भी डील करना हो, इसको करने में तुम्हें कैलकुलेशन कॉपी पे करोगे तो टाइम नहीं लगेगा यार, ठीक है। तो ये वाला भी मेथड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके काम आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब जो है ऐसा करके ये तुम कॉपी में करोगे तो बहुत आसान चीज है भाई, ठीक है। आराम से तुम 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन कर लोगे, 1 मिनट के कब होगा कैलकुलेशन। एक चीज मैं पहले बता रहा हूं भाई, मैथ लेने के बाद अगर कैलकुलेशन से फेयर करोगे तो फिर दिक्कत होगी आप ही लोगों को। और इस शॉर्ट ट्रिक तुम पूछ रहे हो, कोई क्वेश्चन लॉन्ग हो तब उसकी शॉर्ट ट्रिक मांगते हैं ना, ये पहले से शॉर्ट है और कितना शॉर्ट करोगे बे इसको। हाँ मैं बताऊंगा अभी कोई चीजें, लेकिन वो दूसरे मेथड होंगे और लगभग ऐसा ही कैलकुलेशन रहेगा उनमें भी।
चलो अगले लाइन में लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पॉलीगन। एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पॉलीगन। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि अगर मुझे क्या पता है, किसी ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स या फिर किसी पॉलीगन के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है, तो उनका जो है उसकी हेल्प से मैं कैसे जो है उनका एरिया वगैरह कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, वो चीजें सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि बेटा हमें कौन सा कोई एक ट्राइंगल गिवन, ठीक है, और इस ट्राइंगल के मुझे तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट पता है x1, y1 पता है, ये वाला कोऑर्डिनेट पता है x2, y2 पता है, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं x3, y3 है। अब मुझे क्या काम करना है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने तुम लोग को मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में बताया था, एक जरा बताओ। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। चलो देख लो, रहन दो, तुम लोग का है नहीं, मक्कारो तुम लोग को बता दो। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में बताया था, उसके बाद वेक्टर एंड 3D वाले में भी बताया था, अब फिर बताने जा रहा हूं, ठीक है। हाफ, ठीक है, इसका मॉड लिया जाता है x1, y1, x2, y2, x3, y3, 1, 1, 1, ठीक है। यहां पर डबल मॉड क्या है कि अंदर वाला डिटरमिनेंट के लिए नेगेटिव भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो हम लोग उसको हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो सकती है। बट मैं तुमको एक कॉमन चीज बताता हूं कि कैसे करके तुम लोग सॉल्व करोगे। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना या फिर किसी भी पॉलीगन का एरिया निकालना हो, जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई एक पॉलीगन बन रहा है ऐसे करके, डैश डैश डैश, ये पॉइंट है x1, y1, ये वाला पॉइंट है x2, y2, ये वाला पॉइंट है x3, y3, x4, y4, ऐसे डैश 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 कहां तक चलता चला जा रहा है बेटा, xn, yn तक जो है पॉइंट चलते चले जा रहे हैं। n मतलब n वर्टिसेस वाला पॉलीगन है, ये मान लेते हैं। तो अगर मान लेते आपको, अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना हुआ तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। किसी को याद है कि कैसे करके करेंगे कैलकुलेट? ना, एनीवन? ठीक है, चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि पहले ट्राइंगल का निकाल करके दिखाता हूं, फिर इस वाले पॉलीगन का पहले पॉलीगन का देख लेते हैं हम लोग कि पॉलीगन का कैसे करके एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या काम कर देना है, ऐसे करके एक छोटा सा ऐसे करके बना लेना है। यहां पर x1, y1, x2, y2, x3, y3 अप टू डैश 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 क्या हो जाएगा यहाँ पर xn, yn, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस आप अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यही तुम्हारा क्या है, इस पॉलीगन का एरिया है। इस पॉलीगन को इस चीज को कैसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं तो जरा देख लो। इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे, पहले हाफ लिख लेंगे, ठीक है। हाफ लिखने के बाद एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेना और पहले ब्रैकेट में क्या लिखना, ऐसे करके सीधी कैंची चला लेना। चला लोगे कि नहीं चला लोगे? तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x1, y2 प्लस का x2, y3 प्लस का डैश 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 डैश। देखो यहाँ पर xn, यहाँ पर कितना आएगा बेटा, हाँ ए बेटा, xn yn तक लिखने के बाद एक बार x1 y1 को दोबारा लिख लेना। क्या लिख लेना बेटा? x1 y1 को एक बार और लिख लेना। यहाँ पर सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स को लिख लिया और एक बार लास्ट में x1 y1 को एक बार सबसे पहले कोऑर्डिनेट को एक बार फिर से उतार लेंगे। तो यहाँ पर लास्ट कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बेटा हमारा, xn y1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोल दो। ऐसे करके सीधी कैंची चला ली कि नहीं चला ली? फिर एक बार क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और माइनस का साइन लगाने के बाद क्या करेंगे, एक बार उल्टी कैंची ऐसे करके चला देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करके चलेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x2 y1, फिर अगला कौन सा आ जाएगा, x3 y2 प्लस का डैश डैश डैश, क्या आ जाएगा बेटा हमारा, x1 के साथ क्या आ जाएगा, yn आ जाएगा। इसको आप क्लोज कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ट्राइंगल होगा तो उसमें क्या करेंगे, ये यहां तक ही जाएगा, बाद में x1 y1 आ जाएगा। ट्राइंगल इसका एक पार्टिकुलर केस ही तो होगा कि नहीं होगा? तो उसमें क्या आएगा, यहाँ पर देखो x1 y2, x2 y3 और x3 क्या आ जाएगा, x3 के बाद y1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ब्रैकेट क्लोज। नहीं समझ पाए बेटा? ठीक है, फिर माइनस का साइन लगेगा, उल्टा चलेगा, x2 y1, x3 y2 और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। x1 को किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, y3 के साथ कनेक्ट कर देंगे और हमारा ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ये हजम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये ट्राइंगल, और हमेशा याद रखना है ये मैं किसका पॉलीगन का करवाया, ठीक। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, हाँ
इन सब में डबल मोड लगा लेना, ठीक है। जो भी यहां पर आंसर आएगा एक बार मोड लगा लेना, ठीक है, बाहर, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं आता है ना, ठीक है। यहां पर एक इसलिए एक बाहर लाइन और खींची जाती, मतलब इसको, ये तो इसका जो भी सोल्यूशन आएगा आएगा, ठीक है। उसके बाद एक बार मॉडुलस साइन लगा लेना, ठीक है। जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ना उसके बाद एक मॉड लगा लेना, ताकि आंसर कभी भी निगेटिव ना आए। चलो क्वेश्चन लिखो, ये इधर वाला रब कर नोट कर लिया, तेज तेज नोट करो भाई। तुम लोग की भाई मेहनत नहीं चल रही क्या है? आज अब्दुल भी सर कर रहे थे बहुत मक्कारी चल रही इन लोग की। पच्चीस 30 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है दिन में पर सब्जेक्ट, इतना इतना दिमाग में बिठा लो, और वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये नहीं कि एनसीईआरटी के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जितना हल्के में लोगे उतना ही हल्के में एग्जाम ले लेगा, ठीक है दिव्यांशी, पहले मैं बता रहा हूं। क्या हुआ? ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के for what value of k are the points k comma 2 minus 2k minus k plus 1 comma 2k comma minus 4 minus k comma 6 minus 2k are collinear, are collinear। अगर ये तीनों पॉइंट्स भाई हमारे क्या है, स्पेस में कोलिनियर है, तो जो भी कुछ अभी तक आपने पढ़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल, उससे इन चीजों को कैसे करके रिलेट कर सकते हैं? हाँ, बहुत आसान है ना, ठीक है। ये 9th क्लास में है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं क्या काम कर दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर दूं, 0 के बराबर कर दूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 के बराबर हो गया तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो, के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, वहां से के की वैल्यू आ जाएगी। चलो भाई लगाना शुरू कर, जल्दी से लगाना शुरू कर, 1 मिनट का टाइम है भाई आपके पास, पूरा कैलकुलेशन करके दिखाओ। क्या हुआ शिवांश, करना स्टार्ट करो बेटा, फटाक से, टाइम नहीं है। तो देखो डिटरमिनेंट सॉल्व करेगा, ये वाला लगाता ना बढ़िया, फटाक से करो करो।
अब डिटरमिनेंट लगा ही रहे तो रो ऑपरेशन लगा लो, किन्हीं दो रो के दो एलिमेंट को जीरो कर लो। आता है रो ऑपरेशन, रो टू माइनस रो वन, दो वन को जीरो कर लो अगर वो डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो। आसान है, बना लो फिर। अच्छा, इसमें हर एक में दो दो करके है ना। अच्छा, थोड़ी सी बड़ी तो इक्वेशन बनेगी, चलो कर लेंगे। वो कर नहीं लेंगे, करके दिखाना है अभी, तुरंत का तुरंत कर लेंगे। भरोसे तो नहीं तुम लोग पे। ये घर पे कभी नहीं होगा अगर मैंने छोड़ दिया आज तो। सब्ट्रैक्शन वगैरह में नहीं लगता ना, इंटरचेंज करने पे लगता है। इस बार डिटरमिनेंट आ रहा है टेस्ट में बेटा, जिस हिसाब से तुम्हारी हालत है लग रहा है रेगुलर रिवीजन कर रहे हो। क्या बताएं। क्या वह लेंदी जा रहा है क्या कैलकुलेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनेगी, क्या हो बेटा? बहुत सारे तरीके हैं। संयोग जो है, जैसे अगर तुम ये वाला भी लगा रहे हो, देखो ये वाला लगाए हो कि नहीं लगाए हो? एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया? अल्टीमेटली ये वाला लगाया होगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, चलो तुमको दिक्कत आ रही है तो देखो इसको पहले ऐसे ही ओपन कर लो। देखो एक और फॉर्मूला बना लो, बनाना चाहो तो देखो क्या लिख सकते हो, हाफ टाइम्स x1 टाइम्स, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3 हो जाएगा। अबे देख, ये y2 माइनस y3 हो गया। ठीक है, फिर क्या काम करता हूं, किसके इसके करस्पॉन्डिंग ओपन करूं, किसके करस्पॉन्डिंग ओपन करूं, इसके करस्पॉन्डिंग ओपन कर देता हूं, तो इसके साथ निगेटिव साइन आएगा, तो इसके साथ निगेटिव साइन आएगा और होगा क्या भाई, देख लो हमारा y1 माइनस y3 होगा कि नहीं होगा। लेकिन उस नेगेटिव साइन को मैं अंदर भेज दूंगा तो y3 माइनस y1 लिख सकता हूं। तो क्या लिख दूंगा, x2 टाइम्स y3 माइनस y1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, y1 माइनस y3 होता है। ठीक है, फिर x3 टाइम्स क्या हो जाएगा, जरा देखो यहां पर y1 माइनस कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x3 टाइम्स कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा। इसको ओपन कर लो जो है, ठीक है, y2 y3 ना। ठीक है, अब इसको ओपन कर लो, y2 से y3 को सब्ट्रैक्ट करो, पुट करो, एक के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी, मैं नहीं करने वाला। ठीक है, चलो अगला डालो हेडिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हेडिंग डालो। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला हेडिंग डालो। अब तुम लोग को पता चल रहा है भाई, इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक, कितने लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? क्या बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जरा बताओ। हाँ, क्या बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलो। 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर माइनस 8k। हाँ, कितना बना,
ऐड वैड तो कर ले भाई। अल्टीमेटली एक इक्वेशन बनेगी 2k² प्लस के माइनस 1, ठीक है, 2k² प्लस के माइनस 1 एक इक्वेशन बनेगी और फिर उसके दो रूट्स निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बाबू कैलकुलेशन करना सीखो, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर जो है आदत पड़ेगी नहीं, ठीक है। और कैलकुलेशन तो ऐसी चीज है भाई, करते ही करते आती है। और हर बार देखो कि यार इतनी बड़ी इक्वेशन बन रही, कैसे सॉल्व करें, क्या हो, तो फिर अब आजकल जो भी जेई में क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि तुम्हें बस 2-3 2+2 करना पड़ा और आंसर आ गया। कहो तो लगा करके दिखा दूं अभी कोई दिक्कत आ रही हो तो। कर दूं? पक्की बात है, आंसर पे मुझे चाहिए हूं यार, फिर ये मक्कारी मत करना, ठीक है। आंसर निकाल लेना इसका। चलो अब आगे देखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं, थोड़ा सा क्या पूरा ही देखेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? जैसे मान लेते हैं, ठीक है, कि यहां पर कोई एक पॉइंट हमारा पहले कौन सा पॉइंट था, कोई पॉइंट ए था जिसका कोऑर्डिनेट कितना था, x1, y1 पॉइंट था, और यहां पर एक पॉइंट बी था जिसका कोऑर्डिनेट कितना था बेटा, x2, y2 था। कोई दिक्कत वाली बात? इन दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर, मैंने क्या बोला है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है, कहीं यहां पर सी पॉइंट लाई कर रहा है, और इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x, y है। कोई दिक्कत वाली बात? और ये सी पॉइंट क्या कर रहा है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये m और n रेशियो का क्या मतलब हुआ कि मतलब AC अपॉन CB करूंगा तो क्या रेशियो आएगा बेटा, m अपॉन n का रेशियो आएगा। कोई दिक्कत वाली बात? मान लो एक पल के लिए AC 4 है और CB 8 है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2 का, मतलब 4/8 डिस्टेंस का क्या है, डिस्टेंस को डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा रेशियो आ जाएगा वही m अपॉन n, ठीक है। तो ये सी पॉइंट क्या कर रहा है, ठीक है, ए बी के बीच की डिस्टेंस को, ठीक है, m/n में डिवाइड कर रहा है। अब मुझे अगर इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, मैंने ये रेशियो बता रखा आपको, m और n आपको पता है, x1, y1 पता है, x2, y2 पता है, और मैं पूछ रहा हूं कि इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएं, चलो देखते हैं, ठीक है। तो देखो मैं एक छोटा सा ट्रायंगल यहां पर बना लेता हूं और एक छोटा सा ट्रायंगल यहां पर बना लेता हूं, ठीक है। और अगर तुमको पता है कि बहुत आसानी के साथ इस वाले में डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं, x माइनस x1, अभी लास्ट टाइम करके दिखाया ही है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y माइनस y1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, x2 माइनस x लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, और इस वाली डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं बेटा, y2 माइनस y लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। प्रज्वल समझ में आ रहा है भाई, कोई दुख तकलीफ, ठीक है। अच्छा तुमको पता है कि ये वाली लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, ये वाली भी लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन ही रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अरे बोल दो। तो अगर मैं एक तरीके से देखूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ये ट्रांसवर्सल एक कट कर रही है, ये वाला एंगल आपस में इक्वल। और किसी भी ट्राइंगल के हाई स्कूल में बहुत चीख के पढ़ाया जाता है, अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल्स कैसे होते हैं बेटा, सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं। और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है भाई, आपस में बराबर होता है, ठीक है, उनकी साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है। तो साइड्स का रेशियो लिखना है तो देखो पहले हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लिया, उसके बाद क्या काम कर लूंगा, बेस को बेस के साथ कंपेयर कर दूंगा, तो x माइनस x1 अपॉन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y हो जाएगा। अरे समझ में आया भाई, पहले दोनों रेशियो को लेकर के सॉल्व कर लेता हूं। तो जरा देखो फटाक से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, mx2 माइनस का mx, nx माइनस का nx1,
इसको क्या कर देता हूं, इधर ले आता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, तो mx2 प्लस का nx1 और यहां पर क्या हो जाएगा, m प्लस n टाइम्स x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोल दे यार, ठीक है। तो x की वैल्यू देखो आगे निकल करके निकाल के आ गई mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या काम करेंगे, y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, my2 प्लस का ny1 अपॉन m प्लस n। कोई दुख तकलीफ? अरे बोल दे यार, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने क्या करवाया, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला करवाया। क्या करवाया बेटा? इंटरनल डिवीजन का क्या मतलब हुआ कि ए और बी के ज्वाइनिंग करने वाली लाइन के ऊपर भाई लाई कर रहा था, ए पॉइंट सी की नहीं लाई कर रहा था। ए और बी को हमने ज्वाइन किया और उसके ऊपर कोई पॉइंट सी लाई कर रहा है, लेकर एकदम कहीं पर लाइन को ज्वाइन करने वाली इस पे लाई कर रहा था। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन। ऐसे एक एक्सटर्नल डिवीजन का भी केस बनता है, उसका भी प्रूफ ऐसे ही किया जा सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर भी है, इसका कोऑर्डिनेट है बाबू x1, y1, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा हमारा, x2, y2 है। कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो ध्यान समझना, मैं मान लेता हूं एक कोई पॉइंट C यहां पर है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x, y, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और ये कहीं ना कहीं ए और बी को के बाहर लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में नहीं लाई कर रहा है। सी पॉइंट क्या कर रहा है, ए और बी के बाहर लाई कर रहा है। और अब बोला गया कि सी पॉइंट एक्सटर्नली, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ए और बी को। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमेशा याद रखना कि हम लोग जो रेशियो लेंगे अल्टीमेटली डिस्टेंस का रेशियो लेते हैं, तो हमेशा सी पॉइंट के साथ ही कैलकुलेट करेंगे। तो अगर एक पल के लिए ये रेशियो m है, तो ये पूरा का पूरा रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा। और यहां पर अगर आपको x y कोऑर्डिनेट निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है। एक बार हम लोग ये वाला रेशियो ले लेंगे, ये वाला पॉइंट ले लेंगे, mx2 माइनस का साइन आ जाता है बस यहां पर nx1 अपॉन m माइनस n। कोई दुख तकलीफ? अगर आप चाहो तो इसको इंटरनल डिवीजन का भी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम खुद ही सोचो, अगर ये पूरा m है, ये n है, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये m माइनस n हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे बोल दे यार। अब इसको एज ए, इस पॉइंट को डिवीजन वाला पॉइंट मान लेना, x1 y1 को नोन वाला पॉइंट मान लेना, और फॉर्मूला लगा देना, तो आराम से तुम्हारे x के टर्म्स में इक्वेशन बन जाएगी, यही आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर डालो फटाक से स्पीड में। इस बार टेस्ट में आपका वेक्टर 3D आएगा, ठीक है, इसके साथ साथ पीएनसी और प्रोबेबिलिटी आएगा। क्या क्या नहीं आएगा? हाँ डिटरमिनेंट, चलो तुमने पढ़ा नहीं ना, डिटरमिनेंट नहीं आएगा इस टेस्ट में। क्या? अबे वेक्टर पढ़ ले बे, फिजिक्स में तो होता है, पढ़ डालो अपने आप, जो आए पूछ लेना। वैसे चलो मैं लगवा दूंगा, ठीक है, वेक्टर पढ़ा दूंगा तुम्हारा। क्या हुआ, नहीं दिख? अब मैं टेढ़ा लिख देता हूं क्या, थोड़ा थोड़ा एक्चुअली थोड़ा सा नीचे हाइट पे झुक करके लिखना पड़ता है ना, तो फिर जो है ऑटोमेटिक लाइन टेढ़ी होने लगती। चलो एक क्वेश्चन लिखो यार। बहुत धीरे तुम लोग नोट करते हुए, बिजली की रफ्तार से एकदम नोट किया करो। कितनी भी अच्छी बनाओ राइटिंग बेटा, मेरी जितनी अच्छी नहीं बनेगी। तो देखो बना बना लिख रहा है एकदम। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। इन व्हाट रेशियो, in what ratio does the x-axis
in what ratio does the x-axis divide the line segment joining the points 2 comma minus 3 and 5 comma 6, 2 comma minus 3 and 5 comma 6, हाँ 2 comma minus 3 and 5 comma 6। अभी बच्चों वाले सवाल चल रहे हैं और इन्हीं में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सोच लेना कि कब लेवल अप हो जाएगा पता नहीं चलेगा, फिर मत बोलना सर ऐसा नहीं वैसा। क्वेश्चन में लिखवाया होगा भाई, नहीं लिखवाया है, वो तुमको खुद पता करना है भाई, ये तो कॉमन सेंस वाली चीज है, वो भी बताएं इनको। आज के बाद मत पूछना ऐसे सवाल। क्या 2 रेशियो, हाँ मतलब हाँ ठीक है, इसमें 1:2 दिखा रहा है, ठीक है तुम्हारा 2:1 आ रहा है, उल्टा कर दिया होगा। ठीक है बेटा, तो ये वाला पॉइंट कैसे किया होगा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलो फटाक से। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ये हाई स्कूल के क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। नहीं मन होगा तो हाई स्कूल के एनसीईआरटी देख लेना, अगर इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। किसका किसका आंसर आ गया है, सारे नहीं आया, तुम यही करते रहो बेटा, कह रहा हूं कि तेज तेज हाथ चलाना है, बस उसको रहने दीजिए, उसको रहने दीजिए। हाँ चलो देखते हैं थोड़ा सा, ये बेटा क्या था क्वेश्चन, जरा बताओ जरा, कौन सा क्या पॉइंट था। हाँ और 5,6 कहीं यहां होगा, ऊपर लिख देते हैं, और 2,-3 को नीचे लिख लेता हूं, कहीं ऐसे करके एक्स एक्सिस जा रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात। तो एक्स एक्सिस अल्टीमेटली क्या काम करेगी, ऐसे करके तो एक्स एक्सिस जा रही होगी ना भाई, सारे एक्स एक्सिस जा रही होगी, तो तुमको कुछ पता हो चाहे ना पता हो, मुझे पता है कि यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो मैं एक्स ही मान लेता हूँ, लेकिन उसका वाई कोऑर्डिनेट 100% 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट को 0 मान करके पहले मैं रेशियो पता कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये वाला रेशियो यहां से यहां तक m था, और यहां से यहां तक क्या रेशियो था, n था, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अरे बोल दे यार, तो 0 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, m टाइम्स 6m हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस का 3n हो जाएगा, अपॉन m प्लस n होता है कि नहीं होता है, अरे बोल दे, m प्लस n इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6m माइनस का 3n आ जाएगा, तो m बाई n निकालोगे तो ये उधर चला जाएगा, तो m बाई n निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1:2 का नहीं 6m हो जाएगा, हाँ m बाई n निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, 1:3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो अगला क्वेश्चन लिखो, राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मैं अगर एक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ लूं तो वो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, ठीक है। अब तुमको रेशियो पता चल गया तो एक्स वाला फॉर्मूला लगा देना, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन द रेशियो in which the line determine the ratio in which the line 3x plus y minus 6
3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0. 3x plus y minus 9 equals to 0 divides the segment joining 1,3 and 2,7. Joining 1,3 and 2,7. चलो भाई देखो चेहरे देखो, 12 बज गए. चलो कर, और नहीं लगा तो सोच लेना. पल्लवी कैसे लगेगा भाई? नहीं लगा तो रही हो, कुछ आया दिमाग में? दिव्यांशी ऐसा तो नहीं कि रोबे हाई स्कूल टीपी के पास वास हो गए थे तुम लोग? है ये हाई स्कूल गए? ये हाई स्कूल के एनसीईआरटी का सवाल है ना ये वाला? अरे सच में हाई स्कूल के एनसीईआरटी का सवाल है भाई. हाँ निकाल. चलो चलो. हाँ रुद्र बता. चलो स्टैंड अप. चलो चलो चलो. हाँ चलो. अबे खड़े हो गए तुम क्या? P:1 रेशियो ले लेंगे. हाँ ठीक, कोई भी रेशियो ले लिए. चलो हाँ ठीक है, बैठ जा. सही है. सारिक को अभी भी समझ में नहीं आया रुद्र क्या बोल गया है. सारिक भाई समझ में आया क्या बोल गया है वो? शिवांश कैसे होगा? हाँ एक तरीका और बताओ. चलो नहीं, अभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी ही नहीं है. नहीं ये पता क्या कहना चाह रहे हैं. देखो अल्टीमेटली सिचुएशन क्या हो रही है कि इन दोनों पॉइंट्स को, एक पॉइंट कहीं 1,3 मैं यहां पर मान लेता हूं और 2,7 पॉइंट यहां पर मान लेता हूं. ठीक है. इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को एक लाइन है ऐसे करके 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0. ये क्या कर रही? किसी रेशियो में डिवाइड कर रही. कोई दिक्कत वाली बात? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाँ तो रेशियो ही पूछ रहा है कि भाई ये वाला पॉइंट, ये लाइन और इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है. तो भैया सबसे पहला तरीका क्या है? ठीक है, जो अभी ये बोल लेते संयोग बोल लेते, अभी मैं तुमको आगे पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा. आसान कैसे हो जाएगा भाई? इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन निकाल लो, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी. इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद m/n का रेशियो आ जाएगा हमारा. ठीक है. लेकिन दूसरा तरीका क्या है? संयोग. चलो बताओ भाई. समथिंग इज वेरी फनी. चलो बताओ फिर. बोलो बोलो. हाँ उसने जो बताया वैसे ही होगा, लेकिन कैसे होगा? हाँ हाँ चलो 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 खड़े हो खड़े. चलो अभी संयोग बताएगा. चलो खड़े हो जाओ संयोग. हाँ बोलो. K:1 में मान लेंगे. ठीक है चलो मान लिया K:1. कैसे आ जाएगी? y को 0 कर देंगे. वाह 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 वाह. अरे भाई k के टर्म्स में x और y आ जाएगा. ठीक है फिर. हाँ ठीक है बैठ जाओ. ठीक है सही बताया. ठीक है चलो K:1 मान लो या फिर कोई भी रेशियो मान लेता. हमें रेशियो अल्टीमेटली पता करना है ना, तो हम लोग क्या काम करते हैं? K:1 मान लो या फिर मैं तो कह रहा हूं सीधे सीधे हमने m और n पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई? m और n मान लेते हैं. ठीक है तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला पॉइंट, इस पर ये वाला पॉइंट अल्टीमेटली कौन सा? x, y. कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत? ठीक है तो पहले मैं x कोऑर्डिनेट निकालता हूं. तो देखो x कोऑर्डिनेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2m
प्लस एन अपॉन एम प्लस एन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे बोल दे यार। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकता हूं? 7 टाइम्स एन m प्लस 3 टाइम्स n अपॉन m प्लस n। पल्लवी बेटा ये समझ में आया? ये मैंने कैसे करके लिख दिया, इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा के लिख दिया। अच्छा जी एक चीज ये बताओ, अब अल्टीमेटली ये x और y इस वाली लाइन के ऊपर भी तो लाई कर रहे हैं कि नहीं लाई कर रहे हैं? तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं सेटिस्फाई करेंगे? रुद्र भाई सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो x और y की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। देखो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? 2m प्लस n अपॉन m प्लस n। देखते जाना क्या हो जाएगा। y की वैल्यू पुट कर देता हूं 7m प्लस का 3n अपॉन m प्लस n, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। m प्लस n एलसीएम ले लूंगा तो अल्टीमेटली m प्लस n एक इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारे के सारे 0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6m प्लस का 3n, यहां पर आ जाएगा 7m प्लस का 3n, और यहां पर आ जाएगा माइनस का 6m माइनस का 6n इक्वल टू 0। ये m प्लस n एलसीएम लूंगा इसके साथ आ जाएगा, बट डिनोमिनेटर को उधर भेज दूंगा, काम गल्लास हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं m वाले को एक साइड रखता हूं, तो जरा देखते हैं ये 6m है और ये 7m है, तो 6 7 कितना हो जाएगा 13, 13 में से 9 घटाओ जरा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4m आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा n वाले जो 6n है, 6n में से 9n जाएगा तो माइनस का 3n उधर भेज देते हैं, तो एक इसके बराबर आ जाएगा 3n के बराबर, तो m अपॉन n कितना आ जाएगा 3:4। ठीक है, रेशियो निकल करके आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है चलो क्या हुआ भाई? ठीक है, नहीं क्लियर है? 9 चलने दो। अच्छा पॉज कर लो, बाद में ये मर्ज हो जाएगा ना, पॉज कर दो।